तो 7 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशि है, कर्क चंद्रमा की हो गई और सिंह हो गई सूर्य की। बाकी जो हमारे 5 ग्रह बचे तो 5 की 2 राशियां होंगी। जैसे आपको पता है मंगल की अगर हम बात करें तो मेष और वृश्चिक हो जाएगी, लेकिन मेष राशि उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। बुध की बात करें तो मिथुन और कन्या उसकी अपनी दोनों राशियां हैं, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या होगी। ऐसे हम लोग यहाँ पर बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति की 2 राशियां धनु और मीन है, तो धनु उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। ऐसे हम लोग शुक्र की बात करें तो वृषभ और तुला है, लेकिन तुला उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होगी। और शनि की बात करें तो शनि हो गए कुंभ और मकर, यानी मकर और कुंभ, तो उनकी मूल त्रिकोण राशियां कौन सी होगी? कुंभ होगी। तो कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल करते हैं, और जिन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां जिन भावों में नहीं पड़ी हुई हैं वह कुंडली में वो उनके फंक्शनल सिग्निफिकेटर नहीं होंगे। फंक्शनल सिग्निफिकेटर और नेचुरल सिग्निफिकेटर को थोड़ा हम समझाएंगे। फंक्शनल और नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स के, यानी कोई भी ग्रह है, ग्रह उसके 2 सिग्निफिकेटर होंगे, कारक। सिग्निफिकेटर मतलब कारक, सिग्निफिकेशन कारक। एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक सही मैं लिख रहा हूं, प्राकृतिक प्राकृतिक कारक, और एक होगा उसका फंक्शनल क्रियात्मक कारक, क्रियात्मक कारक। फंक्शनल कारक प्राकृतिक, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एनएस। एनएस मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर, नेचुरल सिग्निफिकेंस इसको बोल सकते हैं। नेचुरल सिग्निफिकेंस, हर ग्रह की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो फिक्स्ड है। कल बताया था सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। आपकी आत्मा कैसी है वो सूर्य से पहचाना जाएगा। सूर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान का कारक है। तो ये उसके नेचुरल, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये कभी बदलेगी नहीं। यानी जो प्राकृतिक जो कारक होते हैं नेचुरल सिग्निफिकेंस, ये कभी चेंज नहीं होते, ये कभी चेंज। इसको ऐसे दिखा देते हैं, दूसरी तरीके से इसको लिखते हैं, इससे और भी बातें इसके अंदर लिख सके हम लोग। ग्रह यानी प्लैनेट्स, इसके 2, एक हो गया नेचुरल सिग्निफिकेंस, यानी प्राकृतिक कारक, और एक हो गया फंक्शनल सिग्निफिकेंस। फंक्शनल सिग्निफिकेंस यानी कि क्रियात्मक कारक। किसी भी ग्रह की जब दशा स्टार्ट होती है तो कोई भी ग्रह अपने दोनों ही सिग्निफिकेंस को, अपने ही दोनों ही कारक को प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है और सूर्य की दशा स्टार्ट हुई, तो अगर रिलेशन में बात करें तो उनकी पिताजी की स्थिति भी खराब होगी। ये नेचुरल प्राकृतिक सिग्निफिकेंस है। अब क्रियात्मक कारक यानी कि फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होगा? फंक्शनल सिग्निफिकेंस हर कुंडली में अलग अलग होगा। वो भावों पे डिपेंड करता है कि हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ी है। यानी ये जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है ये कैसे निकालेंगे? कुंडली में जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां पड़ी है वो उसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस होगा। कुंडली में, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की
किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में होती है ग्रह वहां के फंक्शनल सिग्निफिकेंस को प्रदर्शित करते हैं। ग्रह उस भाव के फंक्शनल सिग्निफिकेंस यानी क्रियात्मक कारक जिस भाव में होती है ग्रह उस भाव के फंक्शनल सिग्निफिकेंस को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सभी लोगों की कुंडली में जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है हर ग्रह का बदल जाएगा। अलग अलग कुंडली में ग्रह का फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई आपको। सभी लोगों की कुंडली में ऐसे लिख सकते हैं फंक्शनल सिग्निफिकेंस कैसे निकाला जाएगा, लग्न में जो राशि आई है उसके आधार पर तय किया जाता है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस या लग्न में आई हुई राशि के अनुसार तय होता है। अभी उदाहरण देते हैं, एग्जांपल देते हैं। अभी क्या क्या पढ़ा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी क्या क्या पढ़ा दिया ये तो हमको भी नहीं पता महेंद्र जी। आज की क्लास बोले तो आज ये लिखा हुआ है, और बाकी शुरू से बोले तो आप भी जानते हैं, है ना। आज की क्लास में यही लिखा है, यही बता रहे हैं, स्टार्टिंग से किया है। प्राकृतिक कारक, जो प्राकृतिक कारक होगा ये सारे ग्रह का क्या होता है, फिक्स होता है। सभी ग्रहों का अपना निश्चित प्राकृतिक यानी नेचुरल सिग्निफिकेंस, एनएस लिख दे रहे हैं हम लोग, पूरा लिखने के बजाय एनएस लिख देते हैं। एनएस मतलब नेचुरल सिग्निफिकेंस, सभी ग्रहों का अपना निश्चित नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है, और यह जन्म कुंडली के आधार पर क्या बदलता नहीं है, आधार पर बदलता नहीं है। जबकि जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है वो जन्म कुंडली के आधार पर बदल जाएगा, जबकि नेचुरल सिग्निफिकेंस सबका फिक्स होता है। जैसे सभी की कुंडली में चंद्रमा माता की कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। भृगु नंदी नाड़ी पूरे कारक पर ही बेस्ड है, भृगु नंदी नाड़ी पूरे कारक पर ही बेस्ड है। वहां कारक खेल रहे हैं बस। उस कारक पे क्या इफेक्ट आया, ये हो गया, उस कारक पे क्या इफेक्ट आया, ये हो गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सिस्टमैटिक एस्ट्रोलॉजी में कारक ये बताए गए। जेमिनी के अंदर 2 टाइप के कारक दिए गए, एक हो गया फिक्स्ड कारक और एक कुंडली के अनुसार वो कारक बदल देंगे। तो कुछ बातें हम आपको बताएंगे। देखिए अभी शुरुआत में जब अभी हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक का मतलब बेस नहीं होता, बेसिक का मतलब होता है कि आप जिस चीज की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसकी फंडामेंटल चीज, यानी उसमें जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो सबको पढ़ना होगा।
लेकिन मैं कर क्या रहा हूं कि आपको बता देता हूं कि इस एस्ट्रोलॉजी में ये बात है, इस एस्ट्रोलॉजी में ये बात है, और इस एस्ट्रोलॉजी में ये बात है। इससे क्या है कि आपके दिमाग में कभी खिचड़ी नहीं बनेगी कि पता चला सबका एक मिक्सअप बना के आपने पी लिया, वो बेकार है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। आपको सबका मतलब समझना पड़ेगा। और ये भी आप बता चुके हैं कि फलित करने के लिए केवल एक वैदिक ही नहीं और भी हैं, और सारी विद्याएं अपने आप में ही महान हैं। कोई विद्या कहती है कि आप हमको जरा जान के तो देखो, मैं आपको कितनी बातें बताऊं। तो कोई कहे कि नहीं भृगुनंदी नाड़ी में ऐसी चीजें हैं तो अच्छी नहीं है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें हैं तो अच्छी नहीं है, या केपी में ये चीजें हैं तो बहुत अच्छी हैं, ये तो फिर उस व्यक्ति की मूर्खता ही बोली जाएगी या अल्प ज्ञान बोला जाएगा, अल्प ज्ञान बोला जाएगा। हर विद्या बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। तो सर हम लोगों को एक ज्ञान लेना है कि सर देखिए महारत तो एक में ही हासिल होगी या दो में हासिल होगी, लेकिन शुरुआती दौर पे आपको सबका ज्ञान होना जरूरी होता है। क्यों? जैसे डॉक्टर होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है और एक एमएस डॉक्टर होता है। तो एमबीबीएस डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ, क्या बैचलर ऑफ मेडिसिन है वो? एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन। तो उसका मतलब क्या हुआ? अभी बैचलर, और बैचलर में आपको सब चीज की नॉलेज चाहिए। जैसे आपने 6th 7th में सारे सब्जेक्ट पढ़े, 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़े, 10th के बाद कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ा। ग्रेजुएशन जब आपने की होगी तो 3 सब्जेक्ट से करी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से किया होगा। तो एक सब्जेक्ट की जानकारी करने के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी करनी जरूरी है, तभी आप किसी एक के निश्चित जानकारी कर लेंगे। लेकिन आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि इसका ये भी चीज है, ये भी चीज है, तो आपको लगेगा नहीं कोई नई चीज अब आ गई यहाँ पर, तो आपने मिला दिया। इसलिए पहले पता होना चाहिए। केपी एस्ट्रोलॉजी नेचुरल सिग्निफिकेंस पर पूरा खेल खेल रही है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली में फिक्स कारक हैं, वो तो कारक हैं, बाकी हर कुंडली में वो डिग्री के बेसिस पर कारक उसने निकाले, डिग्री के बेसिस पर उसने कारक निकाले। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कारक को लिया गया है, यानी आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। केपी में भी, केपी एस्ट्रोलॉजी में भी कारक निकाले, लाल किताब में भी कारक की बात हुई, यानी कि सभी प्रकार की फलित ज्योतिष में कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कोई भी ज्योतिष अगर आप करें तो कारक आपको जानना जरूरी होगा। अब कारक क्या है? 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक कारक फिक्स होता है जिसको नेचुरल सिग्निफिकेंस कहेंगे, ये कभी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली के अनुसार नहीं बदलता है। और एक होता है फंक्शनल सिग्निफिकेंस प्लैनेट्स का, ये व्यक्ति की कुंडलियों के अनुसार बदलता जाता है। जैसे अभी एग्जांपल इसको देते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया, मान लिया भाई का कारक कौन है? भाई का बताइए कौन सा ग्रह भाई का कारक है? भ्राता, मंगल। बहुत सही ललित जी, मंगल। तो मंगल भाई का एक फिक्स कारक हो गया, फिक्स कारक हो गया। अगर मंगल पर, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में खराब होगी तो आपके भाई की स्थिति भी खराब होगी, चाहे वो गोचर में खराब हो और चाहे वो आपके जन्म कुंडली में खराब हो। ये फिक्स यानी नेचुरल। अब यहां पे देखिए आप, मान लिया हम यहां पर क्या कर्क लग्न की कुंडली ले रहे हैं, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। इस कुंडली में बताइए मंगल का फंक्शनल सिग्निफिकेंस किस भाव में है?
यहाँ पर मंगल का फंक्शनल सिग्निफिकेंस किस भाव में आ रहा है बताइए। तो मंगल की कौन सी राशि है, मेष और वृश्चिक। हाँ सही लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो नहीं आंसर दे रहे हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए अपनी पूरी तरह से। वो कब प्रयास करेंगे, देखिए कोई लिख रहा मकर, मकर नहीं भाई, 10 नंबर, 10 का मतलब मकर नहीं है। 10 मतलब जो लोग लिख रहे हैं वो भाव लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं, वृश्चिक और मेष, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, मेष, और मेष राशि कहाँ आ गई, 10वें भाव में आ गई। तो इस कुंडली में मंगल जो है इसके कर्म का कारक होगा, इस कुंडली में मंगल कर्म का कारक होगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है, इस कुंडली में मंगल कर्म का कारक होगा। और जबकि वो नेचुरल सिग्निफिकेंस में किसका कारक है, भ्राता का कारक है, भ्राता का कारक है। मंगल एक प्रकार की ऊर्जा भी है, मंगल एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो लड़कियों की कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार और दूसरी ज्योतिष के अनुसार मंगल पति का कारक भी होगा, मंगल पति का कारक भी होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माफ करिएगा, वैदिक ज्योतिष के अनुसार पति का कारक लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति को मानते हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। देखिए मैं जो बोलता हूं ना, तो उस बात को आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, तभी आपको ना क्लियरिटी आएगी। वरना किताबों में इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि क्या कोई किताब गलत कह रही, नहीं कोई किताब गलत नहीं कह रही। उसने क्या कर लिया, विद्या को बदल लिया। कहीं किसी ने कुछ लिख दिया, अब आपने पढ़ लिया कहीं पर मंगल का कारक पति के कारक कुंडलियों में, लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति होते हैं, और कहीं एक ने पढ़ लिया कि पति के कारक लड़कियों की कुंडली में मंगल होते हैं। अब ऐसे 2 लोग जिनको ये पता ही नहीं किसके अनुसार क्या है, ये तो आपस में लड़ बैठे, नहीं ये है ये, देखिए दोनों सही है। तभी तो आपको ये पता करना होगा किस ज्योतिष के अनुसार, किस ज्योतिष के अनुसार ये बात कही जा रही है। और एक और ज्योतिष आई है नई एकदम, आप लोग पता है कौन सी आई है, फेसबुक ज्योतिष और व्हाट्सएप ज्योतिष। इनसे जरा सावधान रहिए, इनका कोई माई बाप नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, और आप सही बात लिख देंगे तो उसकी वो काट भी दे देंगी। कहा हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो नई प्रकार की फलित ज्योतिष चल रही है, फेसबुक और व्हाट्सएप ज्योतिष, इससे दूर रहिए। अगर आपको वाकई ज्योतिष में महारत हासिल करनी है तो, बाकी मर्जी आपकी। तो मैं आपको बता रहा था कि लड़कियों की कुंडली में पति के कारक कौन हो सकते हैं, मंगल नाड़ी ज्योतिष के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति। अब अंतर क्या है दोनों में, मंगल एक प्रकार के ऊर्जा के कारक हैं, तो हर लड़की की कुंडली में, हर फीमेल में ऊर्जा उसको कौन दे सकता है, उसका पति दे सकता है, जिसको पति की संज्ञा दी गई। तो नाड़ी ज्योतिष में मंगल कह दिया गया। वैदिक ज्योतिष में पहले के समय में किसी भी लड़की की कुंडली में जो पति थे वो आदर्श थे, पति परमात्मा थे, पति पूज्य होते थे, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले होते थे, आज भी होते हैं। और हर पत्नियां अपने पति को भगवान के रूप में मानती थी, एक श्रद्धा के रूप में मानती थी। उसी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारे व्रत बताए गए। तीज का व्रत ईस्टर्न पार्ट में होता है, वेस्टर्न में करवा चौथ का व्रत। ये व्रत स्त्रियों के लिए क्यों बताया गया, क्योंकि स्त्रियां अपने पति को परमात्मा मानती थी, और हम व्रत किसके लिए रखते हैं, परमात्मा के लिए रखते हैं।
तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार परमात्मा यानी बृहस्पति, आपके ईस्ट यानी बृहस्पति होते थे हैं, तो इसलिए उनके लिए वो व्रत रखती थी। कोई भी ऐसा, हमसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए रखता है, तो हमने कहा कि पति की कुंडली में, लड़के की कुंडली में उसकी वाइफ का कारक कौन है बताइए। हाँ, एफबी वाले सारे दुखों का कारण राहु को मानते हैं। हाँ, मान सकते हैं भाई, वो लोग अलग तरह के रिसर्च करते हैं। हाँ जी, शुक्र, एकदम सही बात। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार भी पत्नी का कारक शुक्र है, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी पत्नी का कारक शुक्र है। शुक्र भोग विलास, शुक्र वैभव, शुक्र लक्ष्मी का कारक माना गया है। तो भोग विलास के लिए, यानी वो ईष्ट तो नहीं हुए ना, ईष्ट तो नहीं है ना आपके, आप उनकी पूजा तो नहीं करेंगे, लक्ष्मी जी को छोड़ दें, बाकी तो आप भोग विलास की पूजा तो नहीं करेंगे ना, ऐश्वर्य सुख उसकी पूजा तो आप नहीं करेंगे ना। इसीलिए पुराने जो हमारी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सही है, बहुत अच्छा लोगों ने दिमाग लगाया है, सबका आंसर ज्योतिष में छिपा हुआ है अगर ढूंढे तो। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में पत्नी का कारक शुक्र को मानते हैं, और शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य सुख, संपत्ति भी कह सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष में धन को जो है शुक्र ही माना जाता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी व्रत नहीं रखते क्योंकि वो हमारे ईष्ट नहीं है। इसीलिए पति के द्वारा कोई ऐसा व्रत अपनी पत्नियों के लिए नहीं किया जाता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आपके पास भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं ज्योतिष को अगर आप जान गए तो। पत्नियों के लिए ही व्रत क्यों बताया गया? स्त्री की कुंडली में स्त्रियों को ही व्रत करने को क्यों बताया गया? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में पति का कारक कौन है? पति का कारक कौन है? बृहस्पति, और बृहस्पति हमारे ईष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। इसलिए समझ में आ गई बात सब लोगों को? तो दो अलग अलग ज्योतिष में चीजें बताई गई। नाड़ी ज्योतिष में लड़कियों की कुंडली में मंगल हो गए पति, और वैदिक ज्योतिष में पति हो गए बृहस्पति। तो सर किसको देखा जाए? तो आप फिर अब ये आया क्वेश्चन, किसको देखा जाए? तो अब बात आई कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं कि नाड़ी ज्योतिष पढ़ रहे हैं? अब अगर आप नाड़ी ज्योतिष पढ़ करके बृहस्पति को कारक मानेंगे, तो जो वहां फार्मूला दिया गया है वो तो मंगल के लिए दिया गया है, तो आंसर गलत, आपकी बात भी गलत। अगर आप वैदिक ज्योतिष को पढ़ करके मंगल को पति का कारक मानेंगे, तो यहां जो फार्मूला दिया गया है वो बृहस्पति के अनुसार दिया गया है, तो भी गलत। तो क्या आप वाकई आप गलती कर रहे थे? नहीं, आप तो नहीं कर रहे थे गलती। आपसे केवल इतनी गलती हुई थी कि आपने जब कोई फार्मूला पढ़ा तो ये बात नहीं पड़ी कि ये किस ज्योतिष के अनुसार, ये किस ज्योतिष के अनुसार। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक समस्या आपको रहेगी। इसीलिए मैं आपको क्लियर सारी बात बता रहा हूं। तो हम लोग यहां पे चल रहे थे कि हमने कहा कि जैसे भाई के कारक बता दिया मैंने मंगल थे, ये सभी की कुंडली में फिक्स होंगे। लेकिन अब अगर ये हो गया नेचुरल सिग्निफिकेंस, अब अगर फंक्शनल सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस में देखिए ये कुंडली कर्क लग्न की हो गई, तो यहाँ पे मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है जो कि 10वें भाव में आ रही है। तो 10वें भाव में यहाँ पे जो है मंगल इसके कर्म के कारक हो गए, कर्म के कारक हो गए। मान लीजिए हमने दूसरी कुंडली बना दी, चलिए कन्या लग्न की कुंडली बना दी 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यहां पे बताइए मंगल किसके कारक हो गए? मंगल यहाँ पे फंक्शनल, ये फंक्शनल हो गया क्योंकि हर कुंडली के अनुसार बदल रहा है। यहाँ पे मंगल किस भाव के स्वामी हो गए?
8वें भाव के, बहुत सही, 8वें भाव के। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी है? जो ये बोल रहा है फिर वो थोड़ा सा भाई रिवाइज करे कल की क्लास वाली जो मैंने बात करी थी। यहाँ पे मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं, यानी यहाँ पर मंगल एक दुख स्थान के स्वामी है। तो ये है फंक्शनल सिग्निफिकेंस। तो जो मैंने बात लिखी है आपको समझ में आ गई होगी। 2 प्रकार के सिग्निफिकेंस होंगे, प्राकृतिक यानी नेचुरल और फंक्शनल। फंक्शनल जन्म कुंडली में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में होती है, ग्रह उस भाव के फंक्शनल सिग्निफिकेंस को प्रदर्शित करते हैं। यह लग्न में आई हुई राशि के अनुसार तय होता है कि लग्न में कौन सी राशि आई तो उसको कहां पे नंबर मिल जाए। जबकि जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, सभी ग्रहों का अपना निश्चित नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है और यह जन्म कुंडली के आधार पर बदलता नहीं है। ये जन्म कुंडली के आधार पर बदलता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहाँ पर सबको समझ में आ गया? और कुछ कारक भी मैंने बताया, ऐसे सबके कारक लिखवाते जाएंगे, आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे, तो आप नोट करते जाइएगा। मंगल किसके कारक मैंने बताया? नाड़ी ज्योतिष में मंगल पति के कारक है। वैदिक ज्योतिष में पति के कारक कौन हो गए? बृहस्पति हो गए। किसी भी ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की पत्नी का कारक कौन है? शुक्र है। पत्नी का कारक कौन है? शुक्र है। मंगल भाई के भी कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। चंद्रमा माता की कारक, ये मैं अभी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। माता, मौसी, ये सब चंद्रमा से आप देखेंगे। ठीक है, अभी लिखवा भी देंगे हम आपको यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको सिग्निफिकेंस देखना है। तो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सिग्निफिकेंस से ही बहुत सारी चीजें बताने लग जाते हैं जब आपको उसका सिग्निफिकेंस क्लियर हो। अब आपने किसी व्यक्ति की कुंडली उठाई और अगर उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, शुक्र की स्थिति खराब है, स्पेशली अगर लड़के की कुंडली हो गई, कर्क लग्न कुंडली में गुरु ऋण कारक होंगे क्या? देखिए गुरु कर्क लग्न में, हाँ जी एकदम सही बात है भाई, आप सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे। क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में क्या है? क्या है? छठे भाव का स्वामी कौन है? छठे भाव के स्वामी में धनु राशि आई है और गुरु की धनु राशि है। मैंने आपको पहले कुछ दिनों पहले एक बात बताई थी कि लग्न या लग्नेश का जिस भाव से संबंध हो जाता है व्यक्ति के साथ, वो चीजें हमेशा रहेंगी। ये बात मैंने बताई थी। लग्न या लग्नेश से जिस भाव का संबंध हो जाता है वह चीजें उसके साथ हमेशा रहती हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने? आंसर करिए भाई। ये बात नहीं बताई थी मैंने? क्या बताई थी? बिल्कुल बताई थी, सही एकदम। हाँ, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं किसी भगवान के बारे में कुछ बात बोल सकूं, लेकिन ज्योतिष क्या है? ऑब्जर्वेशन की चीज है। ज्योतिष ऑब्जर्वेशन की चीज है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर तो बात बोली जा सकती है, भगवान से क्षमा मांगकर। तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं भगवान राम की कुंडली में गुरु जो थे वो लग्न में उच्च के थे। ये सबने पढ़ा है और सबने सुना है और सबने देखा भी होगा। जो लोग ज्योतिष से प्यार करते हैं, जिनको ज्योतिष में रुचि है, ये बात जरूर, भगवान राम की कुंडली आपको हर जगह मिल जाएगी। और वहां पर आप देखिए प्रभु राम की कुंडली में जो गुरु है वो लग्न में है, उच्च के हैं। सबको पता है? सबको बात पता है? अब देखिए मैंने कहा कि लग्न में जिस चीज का संबंध हो जाए लग्न और लग्नेश से, वो चीजें उसके व्यक्ति के साथ रहेंगी। अब देखिए ये छठा भाव ऋण का तो है, रोग का भी और शत्रु का भी है। तो रामचंद्र जी ने जीवन भर अपने शत्रुओं का ही तो संहार किया, या ये कह सकते हैं कि राक्षसों के वध के लिए ही रामचंद्र का जन्म हुआ, कह सकते हैं ना। देखिए हम ये नहीं कह रहे, आप
थोड़ा सा परिवेश बदलेंगे। उस वक्त राजा थे, राजा के ऊपर कौन सा ऋण होगा, तो अब यहाँ गए भगवान राम के ऊपर ऋण था, तो थोड़ी देश काल पात्र भी लगाए। तो राजा थे, उनके ऊपर तो कोई ऋण नहीं, और चूंकि भगवान थे तो ऋण की बात हम नहीं कर सकते। रोगी तो थे नहीं वो, क्योंकि रोग तो और भी चीजों से यहाँ पे डिसाइड होगा। लग्न बहुत स्ट्रांग है। तो शत्रुओं की बात देखिए, भगवान राम का शत्रुओं से बड़ा कनेक्शन रहा है। कहाँ रावण, कहाँ राम। हमारे जो गुरु थे कि पद्मेश जी, वो कहते थे कि लग्न में गुरु बैठ जाए व्यक्ति सनकी होता है। हम लोग क्लास में अक्सर वो बोलते थे, लग्न में गुरु बैठ जाए व्यक्ति सनकी होता है। और इसी बात का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। सही बात है, सही बात है। कहां अयोध्या और कहां लंका मारने चल दी, कहां अयोध्या कहां लंका मारने चल दी। मतलब सनकपन थी। गुरु जहां पर बैठते वहां में विशालता आती है, शरीर अच्छा खासा लंबा चौड़ा होगा, मस्तिष्क में गुरु का वास है। सबके लिए आदर्श थे ये, दयालुता थी इनके लिए, चाहे उनके दुश्मन हो चाहे ना हो। मैं प्रभु राम की कोई मतलब अपनी लैंग्वेज में उनका कोई कैरेक्टर आपको नहीं बता रहा हूं, जो ये ज्योतिष कह रही केवल मैं वो बता रहा हूं। ना मेरी इतनी औकात है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल भी सकूं। तभी सीता जी को त्याग कर दिया था। त्याग कर देना अलग चीज है, आदर्श थे ना। गुरु का मतलब क्या है कि गुरु जो है वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि समाज में कुरीतियां ना फैले, उसके लिए वो बहुत त्याग करता है। ये गुरु का बहुत बड़ा रोल है, जो इस बातों को समझ सकते हो। आपके भी जो टीचर हैं या टीचर थे, या आपके बच्चों के जो टीचर हैं, वो दिन भर आपके बच्चों को क्यों पढ़ाते? क्या उनको सैलरी मिलती? नहीं, जिससे भविष्य बन जाए। यानी उनके लिए अपने शरीर को दांव पे लगा देना, अपने सुखों को दांव पे लगा देना, ये गुरु सिखाता है। तो ये चीज देखिए आप प्रभु राम की कुंडली में मिल रही है। तो लग्न का जिस भाव से संबंध हो जाता है, वो चीजें व्यक्ति के जीवन में बढ़कर मिलती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। क्या नाम है? श्रवण जी। तो ये जो आप जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद है कि उनको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लग्न का संबंध देखिए तो छठे भाव का रोग ऋण शत्रु। अब यहाँ पर शत्रु की बात हुई, रोग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि लग्न में गए हैं, लग्न स्वामी मजबूत होंगे, तो रोग की बात तो नहीं की जा सकती। ऋण की बाकी और चीजों पे भी डिपेंड करेगा। अग्नि में थी सीता जी, उन्हें अब ये तो वो आप तो सीधा रामायण में चले गए। माफ कीजिएगा, हम लोग अभी ज्योतिष में ही रह रहे हैं, हम लोग रामायण में नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज अच्छी है। अभिजीत जी, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो कारक आप समझ पा रहे हैं? कारक समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे? कारक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी किसी कुंडली में मैंने कहा कि अगर शुक्र की स्थिति देखिए, स्पेशली लड़के की कुंडली में, और आप शुक्र की स्थिति से ही बहुत कुछ उसकी होने वाली पत्नी या संगिनी जीवन साथी के बारे में बता देंगे, बहुत कुछ बता देंगे। शुक्र, अगर मैंने कल आपको बताया था, छठवां, आठवां और 12वां भाव खराब है, बाकी सारे भाव अच्छे हैं। कल बात मैंने बताई थी। कोई बात नहीं। छठा, आठवां, 12वां भाव खराब है, बाकी सारे भाव अच्छे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति इन्हीं घरों में हो जाती है और वो अपने मूल त्रिकोण के स्वामी नहीं है वहां पर,
अपने मूल त्रिकोण के स्वामी नहीं है। मतलब अब ऐसा ना हो कि छठे भाव और आठवें भाव और 12वें भाव में शुक्र उच्च के हो जाए या शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाए, तो एक बार वहां तो कुछ कम होगी बातें, कुछ कम होंगी बातें। लेकिन क्या होगा, अगर मान लीजिए छठे, आठवें, 12वें भाव में शुक्र बिना मूल त्रिकोण की राशि में है, बिना मूल त्रिकोण की राशि में है, और अगर नीच उच्च हो जाए तब तो बड़ी स्थिति आएगी। तो आप समझ लेंगे कि वहां गड़बड़ हो सकती है, कुछ समस्या उसके वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुखों को लेकर के जरूर मिलेगी। जो लोग भी कुंडली मिलान करते, पहला सूत्र मैंने दे दिया, शुक्र की स्थिति को जरूर देख लें। पता चला लड़की की कुंडली में तो शुक्र बहुत अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, तो वहां पर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वो अपने पत्नी को वैसा सुख नहीं दे पाएगा। अब वो चाहे आर्थिक स्थिति का हो, चाहे वैवाहिक सुख हो, या किसी भी प्रकार का सुख हो, वहां पर वो कमी रखेगा। तो हर लड़की के माँ बाप को आप भी सलाह दीजिए, और आप हैं तो जरूर इस चीज को फॉलो करिए कि कुंडली मिलान मैं आपको करना सिखाऊंगा एडवांस में, एडवांस एस्ट्रोलॉजी में, कि कैसे किया जाता है। लेकिन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक बेसिक फार्मूला आप जरूर लगाइए कि जब भी आप शादी के लिए जाएं तो लड़के की हैसियत के साथ साथ आपको एक बात और देखनी चाहिए कि लड़के की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति ये बताएगी कि वो अपनी पत्नी को कितना सुख दे पाएगा, अपनी पत्नी को कितना सुख दे पाएगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ये बात? तो इस ऐसे हम लोग केवल, अभी देखिए मैंने कुंडली कुछ भी देखना चालू नहीं किया, केवल कारक से ही हमने निकाल दिया, केवल कारक से ही हमने सारी बातें निकाल दी। एक कुंडली मुझे याद आ रही है, कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल 8वें घर में मेष राशि में बैठे हैं, इनके भाई की स्थिति क्या होगी बताइए? इस व्यक्ति के भाई की स्थिति अच्छी होगी, खराब होगी? बताइए, इसके भाई की स्थिति क्या होगी इस व्यक्ति की? ये खराब होगी। कैसे भाई रविंद्र जी? खराब होगी? नहीं मतलब कुछ नहीं होगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अच्छा, क्या दिव्यांश जी बोले अच्छी होगी? अच्छा, मतलब जितने भी लोगों ने आंसर दिया है उसमें से अभी परसेंटेज निकाली जाए तो 95% लोगों ने लिखा है कि खराब होगी। जी, सब लोग कह रहे हैं अष्टम में चले गए, खराब है। जरा एक बात और आप लोगों को नहीं दिख रही, कल मैंने एक बात और भी बताई थी, कोई भी ग्रह यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला जाए, भले वो चाहे जितने खराब भाव में हो, उसमें इतनी खराबी नहीं आएगी। अब छठे, 8वें, 12वें भाव में भी यदि मंगल उच्च के या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो खराब नहीं होगी, ज्यादा खराब नहीं, खराब ही नहीं होगी। मतलब इस व्यक्ति से ऊपर इसके भाई का स्टेटस होगा, इस व्यक्ति से ऊपर होगा, इतना तो आप गारंटी के साथ कह दीजिए। आप लोग ना वाकई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ऐसा आंसर लिखते हैं कि सुनने वाले को भी हाँ ना करना पड़े, क्लियर कट आंसर नहीं लिखते। अब देखिए लिखा क्या है, ज्यादा खराब नहीं होगी। तो अब इस लाइन का मतलब क्या, खराब होगी या नहीं होगी? दोनों लिख दिया, खराब नहीं होगी। तो ऐसी ज्योतिष ना करिए भाई, ये रोड छाप वाली ज्योतिष आप लोग करते हैं। आपके आंसर क्लियरिटी होनी चाहिए, ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी।
ठीक है, कुछ कमी रहेगी फल में। कैसे कमी रहेगी? मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंगल यहां पर आ गए बताइए क्या होगा? अब इस कुंडली में बताइए, इस कुंडली में बताइए मंगल की क्या स्थिति, इसके भाई की क्या स्थिति होगी? हाँ जी, मूल त्रिकोण। आप मजाक समझ रहे हैं क्या मूल त्रिकोण को? मूल त्रिकोण उच्च के बाद मूल त्रिकोण का ही नंबर आता है। खराब, खराब में तो सब लोग खराब करने में आ गए। यहां आप बोलिए कि खराब होगी बट ज्यादा खराब नहीं होगी, क्योंकि मंगल अपनी राशि में बैठे जरूर है। मंगल अपनी राशि में, लेकिन ये उनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। आप पहली बात तो दिमाग में अपने भर लीजिए कि कोई भी ग्रह यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएगा तो वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी। अब ये है इस कुंडली में कि भाई की स्थिति इससे अच्छी होगी, लेकिन भाई परेशान भी रहेगा। लेकिन किस चीज से? वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन फिर भी परेशान होने के बाद भी इसके भाई की स्थिति इससे अच्छी ही रहेगी। यहां पर परेशानी ज्यादा होगी और प्रॉफिट कम होगा। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। क्या चंद्र प्रकाश जी क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अपने घर को नहीं तोड़ सकता। देखिए, घर कहते किसको हमको नहीं पता। मूल त्रिकोण राशि कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी कौन होगा? जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हो, जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हो, वही उस भाव का स्वामी कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा सब लोग। जैसे यहां पर मंगल, बड़ी कल तो बताया था, मंगल यहां पर लग्नेश है, बट यहां पर मंगल क्या हो गए? मंगल यहां पर मंगल लग्नेश है, अष्टमेश नहीं होंगे। मेष लग्न में, कन्या लग्न में मंगल तृतीय भाव के स्वामी नहीं होंगे, अष्टमेश होंगे। बट अभी जब आप कारक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कारक की। तो कारक में आपको देखना पड़ेगा उस ग्रह की ताकत कितनी है। तो ग्रह की ताकत में पहला सूत्र ये आता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही यदि पड़ा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही पड़ा है, तो वो प्लैनेट थोड़ी ताकत रखेगा। और उसके जो कारक होंगे, जिस चीज का वो कारक होगा, उसको भी ताकत मिलेगी, उसको भी ताकत मिलेगी। बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई यहां पर? जी, आपने बताया था कि छठे, आठवें, 12वें भाव को खराब रहता है, तो 8 भाव में मंगल अच्छा फल कैसे देगा? भाई नीरज जी बता तो रहे, आप समझ नहीं पा रहे। जो पहले चीजें वो बताई जाती हैं, पहले अक्षर को अलग अलग करके पढ़ाना सिखाना चाहिए। छोटा, बड़ा, क ख ग घ, फिर दोनों को मिला के पढ़ाना है और फिर सबको मिला के वाक्य बनाना है। ठीक है? तो पहले मैंने बताया कि कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव खराब होते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे ग्रह उच्च के हो जाएं या अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएं, तो वो उतने खराब नहीं होंगे। ये भी तो मैं इतनी देर से फार्मूला आपको बता रहा हूं। नहीं, अस्त अगर होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अस्त होंगे तो फिर गड़बड़ होगी ना। अस्त हो गए, वक्री में तो उसकी और ताकत बढ़ जाएगी। इसका अस्त और वक्री का मैं आपको फार्मूला पढ़ाऊंगा। अस्त हो गए तो कंबशन हो गया, जल गए।
और वक्री हो गए तो ताकतवर हो गए। अब सर वो ताकतवर कौन से ताकतवर, अच्छे कि बुरे? तो आप देखिए उस कुंडली में वो मंगल अच्छे हैं तो उसकी अच्छाई की ताकत बढ़ गई, और अगर वो वहां पे खराब है तो खराब की ताकत बढ़ गई। भाई ताकत बढ़ने का मतलब अच्छाई और खराबी तो दोनों होता है ना, तो हमें वहां की दूसरी स्थितियों से पता लगाना होगा कि वहां पे खराब है कि अच्छे हैं। समझ में आ गया? बस वक्री का मतलब होता है कि जो भी ग्रह वक्री हैं उसकी ताकत ज्यादा है। ये विंशोपक बल में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपको ये चीज अब सिग्निफिकेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, लेकिन फंक्शनल सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं आज। जैसे कुंडली के अंदर कुछ भावों को हम लोग समझते हैं, कुंडली के अंदर कुछ भाव को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं भाव को। ठीक है, जैसे देखिए ये कुंडली मैंने ड्रॉ करी, देखिए ये जो कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप सी में लिख रहा हूं, आपको दिक्कत है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये भाव है, भाव में लिख रहा हूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, सॉरी एट्थ होगा, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये भाव है, भाव मैंने लिखे, भाव, हाउस जिसको कहेंगे आप। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, जिसमें मैंने सी लिखा है, उसे केंद्र भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र भाव। तो केंद्र भाव कौन हो गया? केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला, चौथा, सातवां, 10वां। अब जरा ध्यान से इसके बाद आप समझेंगे। लघु पराशरी उठाइए, बृहद पराशर होरा शास्त्र उठाइए, कोई भी वैदिक ज्योतिष की किताब उठाइए, कोई भी वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष की, वाराह मिहिर पराशरी ज्योतिष को फॉलो करते थे। मैक्सिमम जितने भी आप नाम जानते हैं वो पराशरी ज्योतिष में ही आते हैं। तो वहां पर क्या है ये बताया जाता, ध्यान सुनिएगा, कि हर उत्तरार्ध, जब टेक्निकल लैंग्वेज को समझिएगा, उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं। क्या लिखा गया है? उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होगा? मजबूत होते जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब होगा? इस लाइन का क्या मतलब होगा? हाँ दीपक जी बताइए। नमस्ते। आप इस वक्त कॉल करते हैं ना, तो मैं इस वक्त क्लास में रहता हूँ 10:30 पौने 11 तक। मैंने आपका वो देख लिया था, मैं सवेरे कल उसको देखूंगा। जी जी ओके। उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि केंद्र भाव में पहले से ज्यादा मजबूत चौथा भाव है, चौथे से ज्यादा मजबूत सातवां भाव है, और सातवें से ज्यादा मजबूत 10वां भाव है। यानी सबसे बली केंद्र कौन है? 10वां, क्योंकि देखिए उत्तरार्ध मतलब बाद में आया, उल्टा गिनिए तो देखिए पहले के बाद चौथा, चौथा भाव ज्यादा मजबूत होगा पहले केंद्र से, सातवां भाव और ज्यादा मजबूत होगा, 10वां भाव सबसे ज्यादा मजबूत होगा।
समझ में आ गई बात? ये सबको समझ में आ गई? बाद का भाव ज्यादा यानी कि अगर हम यहाँ पे कहें क्या मजबूती का क्रम क्या होगा केंद्र भाव में, मजबूती का क्रम केंद्र भाव में, केंद्र भाव में तो पहले से ज्यादा मजबूत चौथा भाव, चौथे से ज्यादा मजबूत सातवां भाव और सातवें से ज्यादा मजबूत 10वां भाव। ये क्या है? ये लेस देन मतलब जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा, ये जानते ही, इतना तो जानते ही होंगे ना कि पहले से ये क्या है, ये जिधर की तरफ मुंह खुलता है, छोटी मोटी मैथ तो आप जानते ही होंगे, जिधर मुंह खुलता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो वैल्यू ज्यादा होती है। तो पहले से ज्यादा चौथे से ज्यादा सातवें से ज्यादा 10वां भाव। हाँ ये तो अवरोही क्रम कह सकते हैं, मुझे अवरोही आरोही नहीं पता, मुझे तो उत्तरार्ध में ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन बड़ा दिमाग लगाए तो समझे। लेकिन चलिए खैर अच्छी बात है, अवरोही याद रखेंगे। सही हिंदी बताइएगा, पता चला आप चक्कर में हम भी गलत करेंगे, खैर कोई बात नहीं। पहले से ज्यादा चौथा, चौथे से ज्यादा सातवां, सातवें से ज्यादा 10वां भाव। अब आइए त्रिकोण भाव, त्रिकोण ट्राइन इसको कहते हैं। ये क्या है? ये केंद्र भाव है, केंद्रा। ये ट्राइन, ट्राइन कौन सा है? ट्राइन है पांचवा, टी लिख रहा हूं, टी मतलब ट्राइन, सी का मतलब सेंटर, ये सी मैंने लिखा था, सी का मतलब सेंटर होता है, सी सेंटर मतलब केंद्र, और टी का मतलब ट्राइन, पांचवा भाव और नवा भाव ट्राइन है। और पहले को भी ट्राइन कहा गया क्योंकि देखिए ट्रायंगल बन जाता है अगर मिला दीजिए तो, ये ट्रायंगल मिल गया ना कि ट्रायंगल की कहां कहां कॉर्नर्स जा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, पहले में जा रहा है, पांचवे में जा रहा है और नवे में जा रहा है। ये ट्राइन हाउस है, ट्राइन, त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव, ट्राइन हाउस, ट्राइन भाव कौन सा हो गया? पांचवा और नवा, पांचवा और नवा भाव हो गया। अब बताइए दोनों में ज्यादा त्रिकोण भाव कौन सा मजबूत है, पांचवा की नवा? आरोही क्रम कहेंगे। अच्छा अब कोई बात, हाँ नवा एकदम सही। क्यों? ये कॉन्सेप्ट लगाइए, उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पांचवें से ज्यादा मजबूत कौन सा होगा? नवा भाव होगा। कुछ और किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो केंद्र भाव है, ये समझाने के लिए केवल लिखा जाता है किताबों में, केंद्र भाव को विष्णु भाव कहते हैं, विष्णु भाव, और त्रिकोण भाव को, त्रिकोण भाव को लक्ष्मी भाव कहते हैं, लक्ष्मी भाव कहते हैं। क्यों? अब ये नहीं कि त्रिकोण से लक्ष्मी आएंगी, एक्चुअली पराशरी ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत है, पराशरी ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसा ग्रह कारक हो जाता है, कारक हमको सब कुछ देने वाला। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी अगर एक साथ आपस में युति के द्वारा, कंजंक्शन, दृष्टि के द्वारा या भाव बदल के द्वारा अगर मिल जाते हैं तो वो हमको सब कुछ देने वाले होते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में मिल गए, विष्णु लक्ष्मी, विष्णु पूरी ताकत, सभी खुशियां, पूरी सुरक्षा, और लक्ष्मी पैसा। और क्या चाहिए? आपको पूरी ताकत मिल जाए और पैसा मिल जाए तो सब कुछ आपके हाथ में है, विष्णु लक्ष्मी योग। तो केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी कैसे मिलेंगे अभी बताएंगे, और कौन सा केंद्र और त्रिकोण ज्यादा मजबूत होगा वो आप अपनी बुद्धि लगा के समझिए। क्या बुद्धि लगाएंगे बताइए? कि केंद्र में जितना मजबूत केंद्र हो और त्रिकोण में जितना मजबूत त्रिकोण हो,
केंद्र में जितना मजबूत केंद्र कौन सा, 10वां। और त्रिकोण में सबसे, भैया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला चल रहा है, ये सब वैदिक ज्योतिष के आधार हैं। आप कुंडली देख के तुरंत कहेंगे कि देखिए ये चीजें हो रही, ये चीजें हो रही। तो त्रिकोण भाव में सबसे मजबूत त्रिकोण 9वां। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 9वें और 10वें में संबंध बना है, तो सबसे पावरफुल ये राजयोग होगा, सबसे पावरफुल राजयोग होगा। अब मान लीजिए चौथे और 5वें में राजयोग बना है, चौथा भी केंद्र है और 5वां भी केंद्र है, तो और 9वां और 10वें में भी राजयोग है, तो एक व्यक्ति की कुंडली जिसमें चौथे और 5वें में योग बना हुआ है, विष्णु लक्ष्मी योग, और एक में 9वें 10वें में बना है, तो आप देखेंगे जिसमें 9वें 10वें का योग होगा, कैसे होगा बताएंगे। तो 9वें 10वें वाला की ज्यादा स्थिति अच्छी होगी, चौथे 5 होगी, दोनों की स्थिति। ये मैं तुलनात्मक बता रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं कि किसकी ज्यादा अच्छी होगी, किसकी ज्यादा अच्छी होगी। सर अगर 7वें 5वें का योग हो और एक की कुंडली में चौथे 5वें का योग हो, तो बताइए जरा ज्यादा अच्छी स्थिति किसकी होगी। 7वां 5वां है और एक है चौथा 5वां का योग लिया हुआ है, तो ज्यादा अच्छी स्थिति किसकी होगी, 7-5 वाले की कि 4-5 वाले की। 7-5 की, बहुत सही, एकदम सही। उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। क्यों, क्योंकि 7वां चौथे से ज्यादा बली केंद्र है, पावरफुल केंद्र है, और 5वां तो केंद्र है, त्रिकोण तो है ही है, तो चौथे 5वें में त्रिकोण तो बराबर हो गया, चौथे 5वें में त्रिकोण तो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे केंद्र मजबूत हो रहा है उसको और ज्यादा हम लोग चीजें देखते हैं। तो केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, उसको विष्णु भाव कहा जाता है, और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी भाव कहा जाता है। समझ में आ रही बात सबको, सबको समझ में आ रही बात। और चीज देखिए जरा, एक दूसरा भी नाम है पणफर भाव, पणफर, 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 पणफर लिख देते हैं हम यहाँ पर, स्पॉट आ रहे, ये सब नोट कर लिया ना सबने, आपने ये सब नोट कर लिया ना। केंद्र त्रिकोण पणफर आदि। पणफर, पणफर का मतलब होता है केंद्र भाव के बाद, नेक्स्ट टू केंद्रा भाव, नेक्स्ट टू केंद्रा भाव, पणफर, पणफर भाव, नेक्स्ट टू केंद्रा, सेंटर वही केंद्रा भावा, यानी केंद्र भाव के तुरंत बाद, केंद्र भाव के तुरंत बाद। सब लोग लिखिए जरा कौन कौन से होंगे, दिमाग लगाइए। केंद्र भाव बता चुके हैं, सब लोग दिमाग लगाइए। एकदम सही लिखा भाई सूर्य प्रसाद जी, आपने एकदम सही लिखा। और लगाइए, और बुद्धि लगाइए। 8वां लिख दिया आपने, ये गड़बड़ कर दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लगाइए, दिमाग लगाइए। पणफर भाव कौन से होंगे, पणफर भाव बद्दू ये होगा बस। 2 5 8 6 कैसे हो जाएगा, 6 तो पहले हो गया भाई, 9 कैसे हो जाएगा। संजीव जी क्या लिख रहे हैं भाई, हाँ सही है, ये तो गलत लिखे हैं पंडित दलचंद जी। पंडित जी क्या कर रहे हैं, हाँ बाकी सब सही लिख रहे हैं, ये भी तो गलत लिखे हैं कोई। चंद्र प्रकाश जी गलत लिख रहे हैं आप, हाँ ठीक, एकदम सही। चलिए सही लिखा, कुछ लोगों ने गलत लिखा। अब थोड़ा आगे सुनिए,
उन भावा को, वैसे पणफर भाव होता है केंद्र भाव के तुरंत भाव, तो केंद्र हमारा पहला हुआ, उसके तुरंत भाव दूसरा हो जाएगा, फिर हमारा अगला केंद्र चौथा है, उसके तुरंत भाव पांचवा हो जाएगा, पांचवें को ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर हमारा अगला केंद्र सातवां है, उसके बाद आठवां हो जाएगा, आठवें को भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, और फिर अगला हमारा केंद्र 10वां है, उसके बाद 11वां हो जाएगा। अब 5वां और 8वां भाव पहले ही कहीं आ चुका है, 5वें को आपने त्रिकोण भाव बोला है, और 8वें को तो कुछ बोलना ही नहीं है, अपने आप में महान है वो। तो 5वें और 8वें को हटा दिया जाता है इसमें से, लेकिन कुछ किताबें लिखती हैं कि नहीं 5वें और 8वें को भी पणफर कहिए, बट हमारा मतलब अच्छे विद्वानों का मानना है कि चूंकि 5वां भाव ऑलरेडी आपका ट्राइन में आ चुका है, त्रिकोण में आ चुका है, और 8वां तो सबसे हानिकारक भाव है, तो अगर आप 5 और 8 को भी पणफर में ले लेते हैं तो आपको जो बात मैं अब बताने वाला जाऊंगा, अभी कुछ समय में बताऊंगा, तो वो बात आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए 5वें और 8वें को हटा दीजिए। लेकिन पणफर का मतलब यही होता है नेक्स्ट टू केंद्र भावा, केंद्र भाव के तुरंत बाद। जातक अलंकार में भी बिल्कुल होगा, सब जगह अच्छी बुक में सभी जगह होगा पणफर भाव, पणफर भाव। तो 5वें और 8वें को आप नहीं लेंगे तो पणफर भाव कौन से मेन बोले जाएंगे, दूसरा और 11वां। लेकिन कोई अगर आपसे बोले कि आपने 5 8 हटाया क्यों, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, बिना आंसर के कोई बात नहीं आप करेंगे, चलिए ये रीजन है इसलिए हमने यहां पर इसको हटाया, समझ में आ गया, इसलिए हमने इसको क्या किया, हटाया। मतलब आंसर आपके पास तुरंत होना चाहिए कि क्या आप यहाँ पे करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया, अच्छी बात, समझते चलिए सब लोग। आगे देखिए, आगे पणफर के बाद आ जाता है, कौन सा भाव आता है पणफर के बाद, ओपोक्लिम, 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 ये भाव, भाव ओपोक्लिम, ओपोक्लिम भाव। अब ओपोक्लिम भाव कौन होते हैं, केंद्र भाव से पहले, केंद्र भाव से पहले, बिफोर द केंद्र भावा, बिफोर द केंद्र भावा, केंद्र भाव से पहले। तो केंद्र भाव से पहले मतलब केंद्र, लिख लीजिएगा, केंद्र भाव से पहले, बिफोर केंद्र भावा। तो चलिए बताइए, चलिए लिखिए सब लोग, बिफोर केंद्र भावा। क्यों गुरुजी, क्या क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पूछ लीजिएगा। कृष्णा जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं और आप पूछ रहे हैं जी। चलिए बताइए, केंद्र भावा बिफोर ओपोक्लिम भाव कौन कौन सा होगा। अच्छा सही बता रहे हैं भाई, सब लोग सही बता रहे हैं जी जी, अब समझ में आया, समझ, अरे ये तो सब लिख डाले पंडित दलचंद जी, ये क्या लिख रहा है भाई, पंडित दलचंद जी सब भाव लिख डाले। अरे पंडित जी क्या बात है, चाय पी लीजिए। ये देखिए, ये भी गौरव शर्मा जी भी गलत लिख रहे हैं। अच्छा 12 पहले लिखा था क्या, अच्छा ठीक, हाँ जी सही है। देखिए तो यानी केंद्र भाव से पहले, तो चलिए केंद्र भाव से पहले भाव देखते हैं हम लोग। चौथे भाव को केंद्र लिया तो तीसरा भाव, सातवां भाव केंद्र है तो छठा भाव, 10वां भाव केंद्र है तो 9वां भाव, लग्न भाव केंद्र है तो 12वां भाव। तो 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, समझ में आ गया, 3 6 9 12। अब जरा हटाते हैं, किसको हटाएंगे, 9वें भाव को हटा दीजिए, छठे भाव को हटा दीजिए,
12वें को हटा दीजिए। चलो आपने क्योंकि छठा, आठवां, 12वां तो अपने आप में अनोखे भाव है ना, उनको तो अलग ही नाम ही दिया गया है, देते हैं नाम उनको। और छठा क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि छठा और 12वां तो हटाना था, नवा ट्राइन में आ चुका है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ओपोक्लिम कौन है, तो आप ओपोक्लिम इन्हीं को बताएंगे, 3, 6, 9, 12। लेकिन हटा क्यों रहे? क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि नवा भाव त्रिकोण भी है और नवा भाव आपका ओपोक्लिम भी है। तो जब आपको उसकी ताकत डिफाइन करनी होगी तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे त्रिकोण माने कि ओपोक्लिम माने, तो नवे को आप ओपोक्लिम ना मान करके त्रिकोण ही मानिए। इसलिए आपको यह हटाने की यहाँ पे राय दी जा रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर मैंने क्या क्या आपको बताया? केंद्र भाव बताया 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव बताया 5 और 9, एक भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको पणफर भाव बताया। पणफर भाव कौन था? जो त्रिकोण केंद्र से पहले है, 2, 5, 8, 11। और ओपोक्लिम भाव 3, 6, 9, 12। और दुख स्थान भाव, दुख दुख दु स्थान बोलते हैं इनको। दो स्थान भाव कौन है? 6, 8, 12। तो याद ही होना चाहिए, ये दो स्थान है, यानी यहाँ पे दुख आता है, दुख से रिलेटेड है। दुख मतलब हर प्रकार की समस्या यहीं से है। 6, 8, 12 दुख स्थान यही है। हाँ जी पंडित जी सही लिख रहे हो। 6, 8, 12 ये है दो स्थान भाव। अब जरा देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी, सिस्टमैटिक अप्रोच कहता है कि कोई भी भाव बुरे नहीं है, केवल छठा, आठवां, 12वां छोड़ दीजिए। लेकिन छठे, आठवें, 12वें में भी समझ लीजिएगा कि अगर कोई ग्रह उच्च के हो और अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो हम लोग उसको खराब नहीं मानते हैं। मतलब वहां तो वो ताकत में तो आ ही गए ना। अब समस्या क्या करेंगे? समस्या भी करेंगे लेकिन कमजोर नहीं होंगे। एक होता कमजोर भी और समस्या भी है, उनसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। एक के साथ समस्या आती है लेकिन वो क्या है, वो तन के खड़ा है, सब चीजों को झेल रहा है। और एक के साथ समस्या आ रही है, वो बेचारा ऐसे मरा पड़ा है, तब तो उसके साथ ज्यादा समस्या आएगी ना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि मान लीजिए दुख स्थान में छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह उच्च के भी हैं या अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो क्या वो दिक्कत करेंगे? हाँ करेंगे। सहन शक्ति छोड़िए, सहन शक्ति का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति का मतलब नहीं होता, मतलब सहन शक्ति का मतलब देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो कॉन्सेप्ट आप सब लोग जानते हैं। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पावरफुल है, सब चीज से पावरफुल है, और उसके साथ समस्या आएगी, 10 जगह फोन मिलाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति के पास समस्या और आ रही है, वो बेचारा सहमा पड़ा है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोनों में क्या अंतर आ रहा है। अगर उच्च का ग्रह है छठे, आठवें, 12वें में या मूल त्रिकोण में है, तो समस्या उसके साथ भी आएगी, लेकिन उसको ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो खुद मजबूत है। और अगर छठे, आठवें, 12वें में ये दो स्थितियां नहीं हैं, और मान लो कहीं नीच उच्च के हो गए, परम और नीच के हो गए, तो उनके साथ समस्या आप सोच लीजिए। ये कंपैरिजन का पार्ट है, ये आपको मैं केवल एक रास्ता दिखा रहा हूं, सोचना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। देखिए एक बहुत दिन पहले ना, कुछ दिन पहले, बहुत दिन नहीं मतलब पिछले हफ्ते, एक ने मैसेज किया था, मैं जवाब नहीं दे पाया, आप ही लोगों में से किसी ने किया होगा। उन्होंने पूछा कि आपने बताया कि बुक रीडिंग का भाव दूसरा होता है और सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय का भाव नवा होता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए बुक रीडिंग मतलब किताब आप पढ़ रहे हैं, ये बुक रीडिंग होगी, बुक रीडिंग करेंगे पैसा आएगा। स्वाध्याय का मतलब ये है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बारे में आप कितना मनन कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब
अपने आप से अध्ययन करना, आपके साथ कोई घटना घटी उसको आप एक एग्जाम्पल मान करके चीजों को एनालिसिस करना, ये स्वाध्याय। किताब में से कोई चीज पढ़ करके या किसी विद्वान व्यक्ति से कोई बात सुन करके उसके बारे में मनन करना। अच्छा, वो ये बोलना चाह रहे थे, अच्छा इसका मतलब ये है, तो इसमें भी ये चीज होनी चाहिए, ये है स्वाध्याय। चिंतन करना, एकदम सही बात है सुजीत जी, चिंतन करना, चिंता ना करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करनी, चिंता किस बात की है, ठीक है, चिंतन करिए, चिंता ना करिए, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? स्वाध्याय में और बुक रीडिंग में क्लियर हो गया मतलब। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि अगर कोई भी, जैसे मैंने एक कुंडली दी थी, एक की कन्या लग्न की कुंडली थी, एक में और एक मेष लग्न की कुंडली थी, दोनों में मंगल 8वें में बैठे थे, दोनों में अंतर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में ही 8वें भाव में मंगल थे, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में मंगल जो 8वें भाव में बैठे थे वो क्या थे, वो मेष राशि में थे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे। और मेष लग्न की कुंडली में भी मंगल 8वें भाव बैठे थे, बट वो वृश्चिक राशि में थे, और वृश्चिक राशि उनकी अपनी राशि जरूर है लेकिन उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि कैसे हमें डिफरेंस करना है, दोनों में अंतर कैसे करना है, और कैसे सोच करके जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने आएंगे उनको कैसे आंसर देना है। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो ये दुख स्थान भाव छठा, 8वां, 12वां है। छठा, 8वां, 12वां भाव केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9, 1 हटा दीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाइए पड़भर कौन सा हुआ, 2, 5, 8, 11, त्रिकोण वो अपोक्लिम कौन हुआ, 3, 6, 9, 12, और दुख स्थान भाव छठा, 8वां, 12वां। अब देखिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ग्रह किन स्थानों में बैठेंगे तो ज्यादा पावरफुल होंगे, यानी हम लोग ये कहते हैं कि केंद्र में स्थित ग्रह ज्यादा मजबूत होते हैं। तो केंद्र ग्रहों का बल यहां से भी पता चलता है हमको, उनकी स्थिति से भी पता चल जाता है, लेकिन हर बार आपको मूल त्रिकोण और क्या उच्च राशि ये भी देखनी होगी। केवल एक चीज मत देख लीजिएगा, ग्रहों का बल, ग्रहों का बल सामान्य स्थिति में, सामान्य का मतलब नीच के नहीं होने चाहिए, उच्च के नहीं होने चाहिए, सामान्य स्थिति में। हम नीच उच्च की बात नहीं कर रहे, नीच का नहीं होना चाहिए, उच्च का नहीं होना चाहिए, मूल त्रिकोण राशि में नहीं हो। अब उसमें अच्छी खराबी बात आप खुद दिमाग लगा के समझिए। तो ग्रहों का मत सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, केंद्र भाव में सबसे ज्यादा होता है। अब पता चला, आपने कहा कि केंद्र में सबसे ज्यादा होता है और पता चला कोई ग्रह केंद्र में नीच का हो गया, तो खत्म हो गई ना बात। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आपने कहा कि केंद्र में बहुत बल मिलता है, सर आपने कहा था, तो मैं ये भी कह दे रहा हूं, पता चला केंद्र में बैठ के वो नीच का हो गया, तो बात खत्म हो जाएगी, तब नहीं उसको कोई बल मिला। सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थितियों का मतलब हुआ कि आपने उसके उच्च नीच मूल त्रिकोण को अभी इग्नोर किया हुआ, हटाया हुआ है, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र भाव में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसके बाद कौन सा भाव होगा, त्रिकोण भाव आता है। उसके बाद मतलब उससे कम हो गया, केंद्र में सबसे ज्यादा, फिर त्रिकोण भाव, फिर पड़फर भाव, और फिर सबसे कमजोर अपोक्लिम, अपोक्लिम ये। और दुख स्थान में लिखने की जरूरत क्या है, वो तो कमजोर ही होंगे सामान्य स्थितियों में। दुख स्थान, दो स्थान में ग्रह कमजोर होते हैं,
में ग्रह कमजोर होते हैं। दो स्थान बोले छठे, आठवें, 12वें, छठे, आठवें, 12वें। ठीक है, तो अब जरा यहां पे केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 राशि नहीं, ये भाव है। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 एक केंद्र में आ चुका है। उसके बाद पणफर भाव, पणफर भाव कौन सा है? 2, 5, 8, 11। पणफर भाव 2, 5, 8, 11। तो 2 लिख लिया, 5 हटा दिया, 8 हटा दिया, 11, क्योंकि 8 तो हमारा दूर स्थान पे आ जाएगा और 5 त्रिकोण में आ चुका है। औपोक्लिम भाव कौन सा हो जाएगा? 3, 6, 9, 12। 3, 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 12 हटा दिया, तो तीसरा भाव हो गया। तीसरा भाव हो गया। और दूर स्थान जानते ही आप, तभी मैंने कहा था आप डबल ना करिएगा, डबल करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। फिर आप जैसे मान लीजिए आपने कहा पड़फर में 5, 8 आ रहा है और इधर 5 आपका त्रिकोण में आ रहा है और दो स्थान में भी आपका 8 आ रहा है, तो आपको तो कंफ्यूजन हो जाता ना। इसीलिए मैंने डबल नंबर रिप्लेस कर दिए। डबल नंबर क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए। लेकिन आपसे कोई पूछे कि क्या होता है भाई ऑपोक्लिम, तो आप ये नहीं कहोगे कि ऑपोक्लिम 3 होता, आप कहोगे 3, 6, 9, 12। उसकी समस्या ये है, किताबों में समस्या लिख उसने सब दिया। अब आप अपना दिमाग लगा के समझो। आप क्या करते हो? केवल पढ़ लेते हो, सेकंड हाउस तो यूज कर लेते हो, 9th हाउस यूज नहीं करते हो, इसलिए समस्या हो जाती। तो आपको किताब पढ़ने के अंदर कौन से भाव यूज करने हैं? 2 भाव। कौन से? दूसरा और नवा। अगर केवल दूसरा भाव यूज करेंगे तो भी समस्या है, क्योंकि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, मनन नहीं कर रहे हैं। और केवल नवा भाव यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत। जैसे अभी आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, एक प्रकार की समझ लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा भाव यूज कर रहे हैं, नवा भाव यूज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ होगा? कुछ नहीं। तो दूसरा और नवा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आई बात? ये सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएंगे यहां तक। अब इसके आगे कुछ बात बतानी है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। नहीं, कोई भी किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो जरूर हमसे बात कर लेगा, क्योंकि फिर अब चीजें आगे बढ़ेंगी ना। तो मैंने हर चीज को क्लियर करके कहा है जी। एक है गुरु जी, बताइए क्या है? कृष्ण जी, हाँ आपने पहले भी कुछ पूछा था, बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं, बताइए कृष्ण जी, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। अरे अब लिखेंगे नहीं, चलिए हम बता रहे तब तक आप लिखिएगा। और ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, इसको भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए किसी का केंद्र है, केंद्र 1, 4, 7, 10 में आपने कहा केंद्र में बैठे बैठे ग्रह बहुत मजबूत होंगे। अब मान लीजिए दो, आपने क्या लिखा जी, पणफर में 5, 8 को इसीलिए हटा दिया कि 5 त्रिकोण है और 8 दुस्थान है। एकदम सही बात कृष्ण जी, सही बात समझे आप, और ये मैं समझाना भी चाह रहा था। क्योंकि फिर आप ये कैसे कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे? और इसीलिए मैंने ऑपोक्लिम में भी 6, 9, 12 इसीलिए हटा दिया। फलादेश हमेशा चलित अरे को देखकर करना, या जन्म के समय के हिसाब से ग्रहों को चलित भी देखना होता है और जन्म के ग्रह भी देखने होते हैं। चलित के बारे में हम थोड़ी आपको नॉलेज दे देते हैं। अभी रुकिए, पहले जो बताने जा रहे हैं फिर बताते हैं, ठीक है? पंडित ब्रजेश जी, पंडित जी भी देते हैं आपको थोड़ी नॉलेज चलित के बारे में। देखिए,
उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं। ये सामान्य स्थितियों की बात मैं बता रहा हूं। ये पहले नोट करके लिख लीजिएगा, यहां पर एक बात नोट करके, यदि ग्रह उच्च, नीच या मूल त्रिकोण राशि में है तो उनको पहले इन्हीं के अनुसार बल देना चाहिए। कब ये चीज नहीं लगाएंगे हम? अब मान लीजिए आपने कह दिया कि सबसे कमजोर हमारा भी दुस्थान को तो हटा दे, ऑपोक्लिम है यानी तीसरा भाव है सबसे कमजोर, और तीसरे भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो गया, क्या हो गया? उच्च का हो गया, तो सबसे पहले तो वही मजबूत हो गया ना, सबसे पहले तो वही मजबूत हो गया। या आपने कहा कि पड़फर में हमारा मतलब थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, किससे? ऑपोक्लिम से। अब लेकिन पता चला पड़फर में वो क्या हो गया? उच्च का हो गया, तो सबसे पहले उसी को देखेंगे। अब पता चला आपने कहा केंद्र में सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह हैं, और पता चला केंद्र में वो क्या हो गया? वो नीच का हो गया, तब तो गड़बड़ हो गई बात, तो यानी कि वो वहां पे गड़बड़ हो गया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि हम पहले सबसे पहले तो यहीं से अलग कर लेंगे, उच्च नीच मूल त्रिकोण से ही अलग कर लेंगे। यानी ये जो स्थिति है, ये सामान्य स्थितियों में इस बात को देखा जाएगा, सामान्य स्थितियों में इन बातों को देखा जाएगा। आगे जरा समझिए। अब मान लीजिए केंद्र भाव में मैंने कहा उत्तरार्ध भाव ज्यादा मजबूत होते हैं, तो 1 4 7 10 केंद्र भाव हो गए। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसकी कुंडली में 7वां भाव कोई ग्रह है, और दूसरे की कुंडली में 10वें भाव में भी ग्रह, 10वें भाव में ग्रह है, तो किस ग्रह को आप ज्यादा ताकतवर मानेंगे? केंद्र में तो दोनों है, तो 10वें को ज्यादा पावरफुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तरार्ध भाव मजबूत होते जाते हैं, उत्तरार्ध भाव ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। ये बात आपको समझनी है कि अगर केंद्र में तो एक से ज्यादा केंद्र है ना, तो किस केंद्र की बात हो रही है? एक से ज्यादा मजबूत 4, 4 से ज्यादा मजबूत 7, 7 से ज्यादा मजबूत 10, 7 से ज्यादा मजबूत 10, बस। त्रिकोण भाव में 5 से ज्यादा मजबूत 9, पड़फर में 2 से ज्यादा मजबूत 11, ऑपोक्लिम की बात ही खत्म। यहाँ कुछ कहिए नहीं, यहाँ तो आप कहीं कौन कमजोर ज्यादा है, यहाँ तो ज्यादा कमजोर की बात होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई सब लोगों को कि कैसे हम लोग यहाँ पे चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब इसमें ही बताना और था, चलिए अब तो नेक्स्ट ही करेंगे, कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से। पहले ये ग्रह चलित और भाव चलित की बात करें। एक्चुअली ये क्या है, चलित में आप समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कोई एक कुंडली मैंने ले ली, यहां पे चलिए मिथुन लग्न की ले लेते हैं, कल उनकी बात याद आ गई। हाँ बताइए, अंकित जी प्रश्न है तो पूछिए। मिथुन लग्न की कुंडली ले ली, उन्होंने पूछा हमें मिथुन में ज्यादा समझ में आता है, तो चलिए भाई अब मिथुन ले लिया मैंने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है, 1 2 ये मैंने ले लिया। और चलिए कुछ बढ़िया बैठा देते हैं। सूर्य को यहां हमने उच्च का कर दिया, सूर्य को हमने क्या कर दिया? उच्च का कर दिया, और यहां पे मैंने प्लस लगा दिया, मतलब ये है लग्न, ये लग्न कुंडली। जब आप चलित कुंडली देखेंगे तो चलित कुंडली में ये सूर्य आपको 12वें भाव में दिखाई देंगे। तो एक तो सूर्य 11वें भाव में, पड़फर भाव में है, मजबूत स्थिति में है, उच्च के हैं तो और मजबूत है, और 11वें भाव में तो मजबूत है।
और मजबूत है ये तो। लेकिन चलित कुंडली में सूर्य प्लस का मतलब कहाँ गए, 12वें भाव में आ गए, तो क्या ये अब इनकी उच्चता नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी उच्चता। ध्यान से समझिए प्रॉब्लम क्या है। इस बात को केपी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत अच्छी तरह समझाया। वहां पे क्या होता है एक्चुअली, वैदिक और केपी, देखिए जब तक नॉलेज नहीं होगी ना बातों की, कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए मैं अलग अलग ज्योतिष में क्या बातें कही गई वो मैं आपको बताता हूं, तभी आप क्लियर होगा। ठीक है, वैदिक में पूरी पृथ्वी को एक गोल मान लिया है, गोल। तो गोल मान लिया तो यानी पूरे गोल का एंगल 360 डिग्री हुआ, और इसको 12 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो 30 डिग्री का एक भाव आ गया। यानी यहां पर हर भाव को 30 डिग्री कर दिया गया। केपी ने कहा ना ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कह रहे पृथ्वी गोल थोड़ी ना है, पृथ्वी तो अंडाकार है। तो केपी के अनुसार, आप केपी कुंडली देखिए, अगर कृष्णमूर्ति पद्धति में कुंडली देखिए, तो हो सकता है कि जैसे यहां 12 लिखा है ना, तो यहां भी 12 हो, यहां 1 लिखा है तो यहां भी, मतलब वहां राशियां आगे बढ़ गई हैं, राशियां आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने का मतलब इस भाव में 1 नंबर लिखा है तो इस भाव में भी 1 नंबर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पृथ्वी तो अंडाकार है, तो हम हर भाव को बराबर 30 डिग्री में नहीं बांट सकते ना। क्योंकि मान लीजिए ये चीज, जैसे देखिए ये वाला पार्ट ज्यादा लंबा हो गया, तो कह रहे हैं कि हो सकता है ये आगे चला जाए, 30 से आगे चला जाए। अब देखिए यहाँ पे जो ये टर्न कर रहा है, ये छोटा वाला भाव हो गया, क्या हो सकता है ये 30 से कम हो। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? तो अब जरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाव चलित कहते हैं। ध्यान समझिए, नाम से आप याद रखिए, भाव चलित, राशि चलित नहीं कहते। भाव चलित का मतलब हुआ कि ये सूर्य ने, इसकी जो मेष राशि थी वो 12वें भाव में भी आ रही है, तो राशि तो सूर्य की मेष ही होगी, लेकिन चूंकि वो मेष राशि थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड कर गई, फैलाव ज्यादा ले गई, फैलाव ज्यादा ले गई, तो ज्यादा फैलाव लेने से उसका कुछ अंश कहां आ गया, 12वें भाव में आ गया। तो आप जब बोलेंगे भाव चलित, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य 11वें भाव के साथ साथ 12वें भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन दोनों में ही उनकी राशि मेष ही होगी और दोनों में ही वो उच्च के ही होंगे। हमारी बात समझ में आ गई? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, पहले अंकित जी ने इतना लंबा लिख के दिया है। हाँ जी अंकित जी, अभी पढ़ रहे हैं हम आपका क्वेश्चन। पहले ये मुझे बताइए, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था ये समझ में आया? जिसने भी भाव चलित का ये पूछा था, यह सबको समझ में आ गया? ये केपी में होगी। अरे भाई केपी हो वैदिक हो सब भाई, अल्टीमेटली आप पृथ्वी पे ही तो हैं, तो पृथ्वी हमारी तो अंडाकार है ना। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई, नई नई चीजें समझ में आई, तो हम लोगों ने यहां पर भी करेक्शन की है, वैदिक में भी बात करेक्शन की है। ऐसा नहीं कि ये बात जो है हम केवल केपी में करते हैं कि भाई किसी भी राशि को 30 डिग्री से ज्यादा दे जाते हैं, नहीं, ये बात हम वैदिक में भी करते हैं। इसी का नाम दिया गया भाव चलित, रिसर्च हुई है ना सारी, इसी का नाम भाव चलित दिया गया। भाव चलित मतलब भाव बढ़ गया, राशि नहीं, राशि तो अभी भी वही है। ठीक है, अब जरा अंकित जी ने क्या लिखा था जरा पढ़ लें, काफी लंबा लिखा था। लिखते हैं कि यदि किसी कुंडली में केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण, पणफर भाव या औपक्लिक भाव से हो तो फलित किस तरह से किया जाएगा? फलित में भी टाइम लगेगा। आप ये समझो कि जैसे मैंने बताया कि लग्न और त्रिकोण का भाव था, लग्न बोले केंद्र, त्रिकोण का भाव एक लक्ष्मी योग हुआ। तो अब जरा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव के साथ पणफर भी आ गया उसके अंदर, तो आप ये देखेंगे कि उसकी मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ेगी। समझ में आ गया अंकित जी? आपको उसका फल किस प्रकार से करना है, मूल त्रिकोण राशि के अनुसार से। अब अगर मूल त्रिकोण राशि उसकी पणफर में है तो वो पणफर का ज्यादा फल देगा, त्रिकोण का नहीं देगा। या अगर त्रिकोण में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, पणफर में नहीं है,
तो त्रिकोण का फल देगा। इसी प्रकार से समझना है, यानी कि मूल त्रिकोण राशि का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पकड़ के रखना है, चलना है, कंफ्यूजन नहीं होने देगा वो आपको। इसीलिए तो मूल त्रिकोण राशि बताया। समझ में आ गया अंकित जी आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं सब लोग, और आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया? क्या लिख रहे हो भाई? किसी में ग्रह के आगे माइनस साइन होता? हाँ जी बिल्कुल होता है, एकदम सही बोल रहे श्रुति कि माइनस इसलिए होता है कि इसकी जो माइनस साइन है तो मेष राशि इससे पहले वाले भाव में आ गई, तो भाव चलित में आप इसको बोलेंगे कि सूर्य 11वें भाव और 10वें भाव दोनों का फल करने लायक बन रहा है, लेकिन राशि वही होगी, राशि में बदलाव नहीं हो। समझ में आ गया श्रुति अग्रवाल? और कौन है भाई? अंकित जी, हाँ समझ में आ गया अंकित जी आपको भी? हाँ जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इनका क्वेश्चन ठीक था कि ये पूछना चाह रहे थे कि मान लीजिए अगर जैसे मैंने अभी केंद्र त्रिकोण को मिलाया, पणफर को मिला दीजिए तो क्या स्थितियां बनेगी? तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि जाए उसके अनुसार फल होगा।